Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will see one shot revision of chapter number 9 and chapter number 10. बाकी के सभी चैप्टर्स हो गए हैं, वन शॉट रिविजन सबका कर दिया है मैंने। प्लेलिस्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से देख सकते हैं। बनाने के बाद भी बहुत से बच्चे बोल रहे हैं मैम ये चैप्टर बना दो, वो चैप्टर बना दो। सभी चैप्टर का वन शॉट बना दिया है। 9th 10th इसमें देखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 9 है फ्रॉम द रूलर्स टू द रूल्ड, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। इसके हम वन शॉट रिविजन देखेंगे, समरी वगैरह, और फिर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और चैप्टर नंबर 10 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। ओके, सो ये 9 10 इस वीडियो में हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम बार्टर टू मनी एंड अंडरस्टैंडिंग मार्केट देखेंगे। ओके, सो आई होप all of you are ready with your pen and notebook. So let us just start with chapter number 9. इसका रिविजन, वन शॉट रिविजन, समरी और नोट्स और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट क्या होती है और उसका रोल क्या होता है। व्हाट डज इट डू? सो गवर्नमेंट मैनेज करती है लॉ एंड ऑर्डर, पीस, डिफेंस, फॉरेन रिलेशन एंड पीपल्स वेलफेयर। फिर ये इंश्योर करती है कि सभी जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन या इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना या इकोनॉमी को मैनेज करना, ये इसकी एसेंशियल सर्विसेज होती हैं। इट क्रिएट्स लॉ। गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं जिसमें लेजिस्लेटिव जो है वो लॉ बनाने का काम करती है, एग्जीक्यूटिव जो है इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं, और जुडिशरी जो है वो ये इंश्योर करती है कि जो लॉ बनाए गए हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं। देन नेक्स्ट हमने देखा था कि डेमोक्रेसी क्या होता है। डेमोक्रेसी इज द रूल बाय पीपल, लोगों के द्वारा किया गया शासन। इन अ डेमोक्रेसी पावर कम्स फ्रॉम पीपल। पावर किससे आती है? लोगों से आती है। स्टूडेंट्स इलेक्टिंग क्लास रिप्रेजेंटेटिव इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग। हमने मॉनिटर का देखा था एग्जाम्पल, है ना। फिर रिप्रेजेंटेटिव एंड डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के 2 टाइप्स हमने देखे थे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है, सिटीजन्स जो है, जितने भी नागरिक हैं देश के, डायरेक्टली लॉ बनाते हैं और डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत रेयर है आज के समय में, लेकिन स्विट्जरलैंड इसका एक एग्जाम्पल है। दूसरा है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इसमें क्या होता है, जो नागरिक है किसी देश के वो रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, जैसे कि इंडिया और यूएसए में, और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये नागरिक के बिहाफ पर जाकर और एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नेंस देखते हैं। देन हमने देखा था फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है पार्लियामेंट्री, जिसमें पार्लियामेंट मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव ये लिंक होते हैं, जिसमें पीएम पार्ट होते हैं पार्लियामेंट की, जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, जिसमें प्रेसिडेंट जो होता है वो लेजिस्लेचर से अलग होता है। प्रेसिडेंट क्या है? एग्जीक्यूटिव। वो इंडिपेंडेंट होता है, वो डिपेंडेंट या जुड़ा हुआ नहीं होता है लेजिस्लेचर से। इसका एग्जाम्पल है यूएसए एंड साउथ कोरिया। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं डेमोक्रेसी के क्या की फीचर्स हैं। सो सबके लिए सब बराबर होते हैं कानून की नजरों में, इक्वालिटी बिफोर लॉ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप जो भी अपने विचार रखना चाह रहे हैं उसकी आपको आजादी होती है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब सबके वोट का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जुडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, किसी से भी लिंक्ड नहीं होती है अदर ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब मैंने बताया था कि वोटिंग राइट्स होने चाहिए, है ना। और अकाउंटेबिलिटी, मतलब जो भी इलेक्टेड लीडर्स हैं वो आंसर करते हैं किसको? लोगों को। लोगों के जो डाउट्स है या लोगों ने जो क्वेश्चंस करेंगे उनको वो आंसर करना पड़ता है उनको, क्योंकि लोगों ने उनको चुना है। अगर वो आंसर नहीं करेंगे, उनके हिसाब से काम नहीं करेंगे, तो लोग उनको अगले इलेक्शंस में नहीं चुनेंगे, है ना। देन नेक्स्ट हमने देखा था और कौन कौन से फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के। तो सबसे पहले मोनार्की। मोनार्की में हमने देखा था कि जो राजा या रानी है उनके द्वारा रूल होता है। ये एब्सोल्यूट हो सकता है, जैसे सऊदी अरेबिया में। एब्सोल्यूट मतलब कि जो मोनार्क है, जो राजा या रानी है, उसी का सब कुछ अंडर कंट्रोल रहेगा। और दूसरा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, सेकेंड हमने पढ़ा था थियोक्रेसी। यहाँ पर रिलीजन का रूल होता है और रिलीजियस लीडर इसको रूल करते हैं, जैसे ईरान, वेटिकन सिटी। और डिक्टेटरशिप मतलब एक व्यक्ति या कुछ ग्रुप जो है उनके पास सारी पावर आ जाए, जो दूसरों को ऑप्रेस करे, दबाएं, जैसे कि हिटलर का हमने देखा था जर्मनी के केस में एग्जाम्पल। ओलिगार्की क्या होते हैं, ये कुछ लोगों का, स्मॉल एक ग्रुप हो या पावरफुल ग्रुप हो, उनका रूल होने लग जाए। जैसे जो वेल्दी पर्सन है, जो अमीर है या इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, उनका अधिकार चलने लग जाए, रूल चलने लग जाए, तो उसको हम बोलते हैं ओलिगार्की। ओके, देन वी लर्नड अबाउट अर्ली रिपब्लिक्स। तो इंडिया के जो प्राचीन समय की बात अगर हम करें तो वज्जी जो है वहां पर इलेक्टेड लीडर्स हुआ करते थे, ये रिपब्लिकन का एग्जाम्पल है। चोला का जो इंस्क्रिप्शन है वो शो करता है डेमोक्रेटिक विलेज इलेक्शंस में डेमोक्रेटिक तरीके के इलेक्शंस हुआ करते थे। ग्रीस और रोम जो है वहां पर भी अर्ली रिपब्लिक फॉर्म
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हुआ करती थी। देन वी रेड अबाउट व्हाई डेमोक्रेसी मैटर्स। डेमोक्रेसी क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे हमें फ्रीडम मिलता है अपने विचारों को रखने के लिए, इक्वालिटी है, सबके सब बराबर होते हैं कानून की नजरों में, रिप्रेजेंटेशन एंड अकाउंटेबिलिटी। रिप्रेजेंटेशन मतलब लोगों को एक मौका मिल रहा है कि गवर्नेंस प्रोसेस में जाके पार्टिसिपेट करें। अकाउंटेबिलिटी होल्ड करते हैं, मतलब लीडर्स क्या एक्शन ले रहे हैं उसके लिए वो लोगों को आंसरेबल होते हैं। सिटीजन जो है वो अपने लीडर्स चुन सकते हैं और उनको रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। चैलेंजेस होते हैं लेकिन इसमें डेमोक्रेसी में करप्शन होता है, कंसंट्रेशन ऑफ पावर होता है, फिर भी डेमोक्रेसी हमें चांसेस देती है करेक्शन के। अगर कोई नेता चुना गया, मान लो कि वो नहीं सुधर रहा है, नहीं अच्छे से काम कर रहा है, तो नेक्स्ट इलेक्शन में हम उसको नहीं चुनेंगे, है ना। तो इसके साथ हमने चैप्टर के नोट्स देख लिए। अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। सो व्हाट इज डेमोक्रेसी? रूल बाय किंग, रूल बाय आर्मी, रूल बाय द पीपल, रूल बाय द रिलीजन। सो सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज रूल बाय द पीपल। इंडिया फॉलोज विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी? डायरेक्ट, प्रेसिडेंशियल, ओलिगार्की या पार्लियामेंट्री? सो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो लिंक होते हैं। देन विच कंट्री फॉलोज अ प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी? इंडिया, यूके, यूएसए या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका हमने आंसर देखा था, यूएसए में क्या है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, राइट। सी इसका आंसर हो गया। फिर लॉ ऑफ गवर्नमेंट कौन बनाते हैं? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, पुलिस या लेजिस्लेचर? सो लॉ बनाने का काम किसका है? लेजिस्लेचर का है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो थियोक्रेसी में क्या होता है? किसका रूल होता है? टीचर का, रिलीजियस लीडर्स का, साइंटिस्ट का या पॉलिटिशियन का? सो हमने देखा था कि रिलीजियस लीडर्स का रोल होता है, यानी बी। देन विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी? इक्वालिटी, एडल्ट फ्रेंचाइज, डिक्टेटरशिप या अकाउंटेबिलिटी? ये जो डिक्टेटरशिप है ये इसका फीचर नहीं है डेमोक्रेसी का, है ना। डिक्टेटरशिप अपने आप में एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है। देन विच ऑफ दीज वाज एन अर्ली रिपब्लिक? मौर्य, वज्जी, गुप्ता या मुगल्स? सो हमने वज्जी का एग्जाम्पल पढ़ा था, यानी कि आंसर नंबर बी है इसका। Then which of these countries has a constitutional monarchy? सऊदी अरेबिया, ईरान, यूके या जर्मनी? यूके में क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को तो इंपॉर्टेंस दिया ही जाता है, लेकिन साथ ही साथ वहां राजा रानी हेड पोजीशन पे हैं। देन व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी? क्रिएट लॉ, एग्जीक्यूट लॉ, इंटरप्रेट लॉ या इलेक्ट पीएम? इंटरप्रेट लॉ, कानून क्या कहना चाहता है वो समझाना जुडिशरी का काम होता है। डिक्टेटरशिप में क्या होता है? पावर शेयर की जाती है, रोटेट की जाती है, या कुछ लोगों के हाथ पे कंसंट्रेट होती है, या वोटिंग के थ्रू होता है? सो कंसंट्रेशन होता है इसका आंसर हो जाएगा सी। देन नेक्स्ट इज विच बॉडी इंप्लीमेंट लॉ? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट? लॉ को इंप्लीमेंट कौन करता है, पूरा कौन करता है? तो इसका आंसर हो गया हमारा बी, दैट इज एग्जीक्यूटिव। फिर है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूएएफ जो है, इसका मतलब क्या है? ओनली men can vote, only rich can vote, all adults can vote, only leaders vote? सारे एडल्ट्स जो है वो वोट कर सकते हैं, तो इसका आंसर हो गया सी। ओके, नाउ अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है डेमोक्रेसी मीन रूल बाय द पीपल, है ना। मैं यहाँ पर आंसर दिखा देती हूँ आपको, तो इसका आंसर है रूल बाय पीपल। इंडिया इज अ डैश डेमोक्रेसी, कौन सी डेमोक्रेसी है? पार्लियामेंट्री। देन इन थियोक्रेसी द गवर्नमेंट इज रन बाय, थियोक्रेसी में किसके द्वारा रन होती है? रिलीजियस लीडर्स के द्वारा। देन जुडिशरी एंश्योर्स दैट लॉ आर फॉलो किए जा रहे हैं लॉ को, ये कौन इंश्योर करता है? जुडिशरी। हिटलर रूल जर्मनी थ्रू अ डिक्टेटरशिप, हिटलर क्या था? डिक्टेटर था। देन ओलिगार्की इज रूल बाय अ स्मॉल डैश ग्रुप, जो इन्फ्लुएंशियल या पावरफुल ग्रुप होते हैं वो। प्राइम मिनिस्टर इज अ पार्ट ऑफ डैश, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं या पार्लियामेंट के कह सकते हैं हम। चोला इंस्क्रिप्शन जो क्या डिस्क्राइब करते हैं? डैश टाइप ऑफ इलेक्शन, मतलब कि विलेज के इलेक्शंस होते थे। गवर्नमेंट क्रिएट्स लॉ थ्रू द, गवर्नमेंट कैसे लॉ बनाते हैं? लेजिस्लेचर के थ्रू। देन नेक्स्ट इज सिटीजन वोट अंडर एडल्ट फ्रेंचाइज, क्या होता है इसमें? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ओके, यहाँ पर आप फिल कर लीजिएगा, मतलब सभी जो एडल्ट है उनको वोटिंग का अधिकार दिया गया है। ओके, अब हम कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो डेमोक्रेसी क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स एंड हैव पावर टू इन्फ्लुएंस डिसीजन। देन नेक्स्ट इज व्हाट डज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मींस, इसका मतलब क्या होता है यूएएफ का? तो अभी मैंने बताया आपको, बट एक बार और देख लेते हैं। इट मींस ऑल एडल्ट्स हैव द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन। कोई भी व्यक्ति जो एडल्ट है, 18 साल से ज्यादा का है, उन सबको वोटिंग
वोटिंग अधिकार है, चाहे वो किसी भी कास्ट के हो, किसी भी जेंडर के हो, किसी भी रिलीजन के हो। ओके, देन व्हाट इज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्या है? जिसमें एग्जीक्यूटिव जो है वो लिंक होते हैं लेजिस्लेचर से, जैसे हमारा पार्लियामेंट है ना, तो इसी में लेजिस्लेचर भी होता है, मतलब पार्लियामेंट में लॉ भी बनाए जाते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा और एग्जीक्यूटिव इनको पूरा करते हैं। ओके, सो जैसे प्राइम मिनिस्टर क्या है, पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के। व्हाट इज डिक्टेटरशिप? किसी एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पर्सन के बीच में टोटल कंट्रोल मिल जाना और कोई भी पब्लिक पार्टिसिपेशन ना हो, तो वो क्या होता है, डिक्टेटरशिप। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। सो व्हाट रोल डज फ्रीडम प्ले इन डेमोक्रेसी? फ्रीडम जो देते हैं हम लोगों को, आजादी होती है डेमोक्रेसी में जो मिलती है, तो उससे क्या रोल प्ले होता है? तो फ्रीडम अलाउज पीपल टू स्पीक, प्रोटेस्ट एंड लिव विद डिग्निटी। वो ईमानदारी से, इज्जत से रह सकते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर पार्टिसिपेशन एंड जस्टिस। देन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इन डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर का क्या मतलब होता है? सेपरेशन ऑफ पावर मतलब जो 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये इंडिपेंडेंटली काम करेंगे, कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता पावर का, ताकि फेयरली पता चले कि गवर्नेंस हो रहा है। देन डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ यूएएफ। यूएएफ का इंपॉर्टेंस क्या है? तो इसमें सभी को, जो एडल्ट है उनको राइट टू वोट होता है, जिससे इक्वालिटी इंश्योर होती है और सारे सिटीजन पार्टिसिपेट कर सकते हैं किस प्रोसेस में, कि लीडर को चूज करने का जो प्रोसेस है उसमें। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है डेमोक्रेसी में? मैंने अभी बताया, अगर लीडर सही से काम नहीं करेंगे तो उनको अगले इलेक्शन में हम वोट आउट कर सकते हैं। तो इट मींस इलेक्टेड ऑफिशियल्स मस्ट एक्सप्लेन एंड जस्टिफाई देयर एक्शन। वो जो भी एक्शन लेते हैं, जो चुने जा चुके हैं, उनको अपने एक्शन का जवाब देना पड़ता है। अगर वो जवाब देने में फेल हो गए, लोगों के मुताबिक काम नहीं हुआ, तो लोग उनको नेक्स्ट इलेक्शन में वोट आउट करते हैं। देन नेक्स्ट इज व्हाई इज रिप्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी? लोग जो पार्टिसिपेट करते हैं रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, तो क्यों नेसेसरी है डेमोक्रेसी में? क्योंकि इट अलाउज डाइवर्स ग्रुप टू हैव अ वॉइस इन गवर्नमेंट। बहुत सारे लोग रिप्रेजेंटेशन के थ्रू अपनी वॉइस को, अपनी आवाज को गवर्नमेंट में रख सकते हैं। इलेक्टेड लीडर जो है वो स्पीक फॉर पीपल इन मेकिंग लॉज एंड डिसीजन, वो लोगों के बिहाफ पे बात करते हैं। देन डिस्क्राइब हाउ इलेक्शन प्रमोट डेमोक्रेसी। इलेक्शन से डेमोक्रेसी कैसे प्रमोट होती है? तो इलेक्शन जो है वो अलाउ करता है पीपल को, ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुन सके। दे इंश्योर लीडर्स आर आंसरेबल एंड कैन बी चेंज्ड इफ दे डू नॉट परफॉर्म। देन ओलिगार्की क्या होता है? जिसमें जो कुछ पावरफुल पीपल हैं, कुछ अमीर लोग हैं, उनको जब शासन मिल जाए, वो कंट्रोल करने लगे डिसीजंस मेकिंग में, रिसोर्सेज के ऊपर, और बाकी के सिटीजन्स की नीड्स को इग्नोर करने लग जाए, तो ऐसी गवर्नमेंट को हम ओलिगार्की बोलते हैं। थियोक्रेसी क्या होता है? जहां पे रिलीजन को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है ना, सो रिलीजियस लीडर्स बेस्ड ऑन रिलीजियस लॉ जब रूल करने लगते हैं तो उसे थियोक्रेसी कहते हैं। जैसे ईरान हैज अ थियोक्रेटिक गवर्नमेंट लेड बाय रिलीजियस अथॉरिटीज। ओके, नाउ अब हम कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या डिफरेंस है रिप्रेजेंटेटिव और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। सो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सिटीजन्स खुद डिसीजन बनाते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव में सिटीजन जो है इलेक्ट करते हैं अपने लीडर को। ये जो लीडर है ये लॉ बनाते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं उनके बिहाफ पे, लोगों के बिहाफ पे। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज रेयर टुडे। अब एक कंट्री का एग्जांपल बताओ, ये रेयर तो है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी हमें बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन एक एग्जांपल हमने पढ़ा है, तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं? सो वहां पर हमें इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एडल्ट वोटिंग राइट्स, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ मतलब क्या होता है? लॉ की नजरों में, कानून की नजरों में सब बराबर है। एंड अकाउंटेबिलिटी, लीडर्स जो है वो इलेक्ट होते हैं, उनको क्वेश्चन किया जा सकता है और लोगों द्वारा उन्हें हटाया भी जा सकता है। देन नेक्स्ट इज व्हाट आर द 3 मेन फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट पहले लॉ बनाती है, लेजिस्लेचर के थ्रू पूरा करवाती है, एग्जीक्यूटिव के थ्रू, और लॉ सही से पूरे हो रहे हैं कि नहीं वो जस्टिस इंश्योर कराती है जुडिशरी के थ्रू। तो ये जो 3 ब्रांचेस हैं ये सारे मिलकर काम करते हैं टू मैनेज द कंट्री एंड प्रोवाइड सर्विसेज लाइक सिक्योरिटी, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। देन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कैसे डिफरेंट है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी से? तो इसका आंसर देख लेते हैं। सो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एग्जीक्यूटिव और जो लेजिस्लेचर है वो जुड़े होते हैं एक दूसरे से, और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में जो प्रेसिडेंट है वो फंक्शन करते हैं सेपरेटली, किससे? लेजिस्लेचर से, और उसकी खुद की इंडिपेंडेंट पावर होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ सिटीजन इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सिटीजन का क्या रोल होता है? तो सिटीजन वोट करते हैं ताकि लीडर्स को इलेक्ट कर सके, अपने ओपिनियंस बताते हैं, लॉ फॉलो करते हैं और लीडर्स को अकाउंटेबल होल्ड करते हैं। उनका पार्टिसिपेशन जो है वो शेप देता है गवर्नमेंट के फंक्शनिंग में। हाउ डज जुडिशरी सपोर्ट डेमोक्रेसी। जुडिशरी कैसे सपोर्ट करती है डेमोक्रेसी की? सो इट इंश्योर्स की जो लॉ बने हैं उनको फॉलो कर रहे हैं लोग, और जो भी लॉ में कोई समझने में प्रॉब्लम आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो वो
इंटरप्रेट करते हैं, बताते हैं लोगों को, देन प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट, और सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और गवर्नमेंट को भी अकाउंटेबल रखते हैं। So with this students, we are done with chapter number 9 and now we are going to start chapter number 10. इसका वन शॉट रिविजन देखेंगे और फिर इसके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं नोट्स के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं समरी में सबसे पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंट्रोडक्शन हमने देखा था। कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें रूल्स लिखे होते हैं, लॉज होते हैं और गाइडिंग प्रिंसिपल्स होते हैं कंट्री के, कि कंट्री कैसे चलाना है। इट एक्ट्स लाइक अ रूल बुक फॉर द गवर्नमेंट एंड सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950 और इसे हम सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे के रूप में। ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। 25 इसके पार्ट्स है और 12 स्केड्यूल्स है। शुरुआत में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे और 8 स्केड्यूल्स थे। देन प्रिजर्व्ड इन अ हीलियम फिल्ड ग्लास केस इन पार्लियामेंट, ताकि पेपर खराब ना हो। ओरिजिनल जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा उसका, तो उसे एक ग्लास केस में रखा गया जो हीलियम गैस से फिल्ड है। देन नेक्स्ट हमने देखा था व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाई डू वी नीड इट। सो इट एक्सप्लेन्स रोल्स ऑफ गवर्नमेंट ऑर्गन्स की, लेजिस्लेचर का क्या रोल है, एग्जीक्यूटिव का और जुडिशरी का। ये चेक्स एंड बैलेंसेस इंश्योर करता है इन तीनों जो गवर्नमेंट की बॉडीज है इनके बीच में। ये राइट्स डिफाइन करता है और ड्यूटीज क्या है सिटीजन के वो बताता है। लॉन्ग टर्म गोल्स क्या होने चाहिए किसी नेशन के, वो उसके लिए गाइडेंस भी हमें इससे मिलता है। कहाँ कहाँ ये जरूरत पड़ती है इसकी, तो अवॉइड डिस्प्यूट, कहीं कोई झगड़ा है उसको सुलझाने में, फेयरनेस एंड इक्वालिटी, राइट्स ऑफ सिटीजन को प्रोटेक्ट करने में, या फिर कॉमन रेफरेंस इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, कहीं पर लड़ाई झगड़ा है उसमें कॉमन रेफरेंस हम ले सकते हैं इन केस इन सच सिचुएशंस। ओके, देन नेक्स्ट इज मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी 1946 में जिसमें 389 मेंबर्स थे। बाद में 289 हो गए थे बिकॉज ऑफ पार्टीशन। मेंबर जो है वो डाइवर्स कम्युनिटीज, रीजन्स और प्रोफेशन से थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो पहले चेयरमैन बने थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। B.R. अम्बेडकर जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। लगभग 3 साल लगे थे कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट होने में। 26 नवंबर 1949 को ये एडॉप्ट हुआ था, ये याद रखना है आपको, और 26 जनवरी 1950 को ये एनफोर्स हुआ था। ये किसके द्वारा लिखा गया है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, कैलीग्राफर ये थे, और जिसमें इमेजेस वगैरह, इलिस्ट्रेशन वगैरह है वो नंदलाल बोस जी की और उनकी टीम ने बनाए। ओके, देन नेक्स्ट देख लेते हैं इन्फ्लुएंस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से हमने इन्फ्लुएंस लिया अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, तो पहला हमने देखा था इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल से। यहाँ से हमें वैल्यूज मिली है इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। लीडर्स लाइक नेहरू, गांधी, अम्बेडकर influence the ideals. Then constitution become a tool to achieve goals of independence. constitution हमारा जो संविधान है एक औजार बन गया, टूल बन गया, जिससे कि हम अपने जो गोल्स हैं उनको अचीव कर सके। देन नेक्स्ट है सेकेंड हमने देखा था इंडिया की सिविलाइजेशनल हिस्ट्री है, जो हेरिटेज है वहां से, रिस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, विमेन, नॉलेज एंड नेचर। आइडियल्स जो है जैसे वसुधैव कुटुंबकम की वर्ल्ड एक फैमिली है, सर्वे भवंतु सुखिना, सबके लिए भलाई का सोचना। देन राजधर्म एंड ड्यूटीज इंस्पायर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज की, नागरिकों के ड्यूटीज क्या क्या हैं, देन कर्तव्य क्या क्या हैं। देन नेक्स्ट इज लर्निंग फ्रॉम वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे फ्रांस से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी लिया, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स और इंडिपेंडेंट जुडिशरी का कॉन्सेप्ट लिया, यूके से, यूनाइटेड किंगडम से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम और रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट लिया, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑस्ट्रेलिया से हमने फेडरल सिस्टम और डिवीजन ऑफ पावर लिया। फेडरल सिस्टम क्या होता है, जैसे सबसे ऊपर आता है हमारी कंट्री यानी नेशन के सेकेंड लेवल हमने देखा स्टेट होते हैं, स्टेट से भी नीचे डिस्ट्रिक्ट या लोकल लेवल की जो गवर्नमेंट होती है, जिसमें पीआरएस, पंचायती राज सिस्टम्स हमने पढ़ा था। देन डिवीजन ऑफ पावर की, लेजिस्लेचर का क्या वर्क होगा, एग्जीक्यूटिव का और जुडिशरी का। ये सब अब मैं डिटेल में यहाँ नहीं समझा रही क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी बहुत लेंथी था और मैंने अच्छे से समझाया हुआ है, तो प्लीज आप वहां से एक बार देख लीजिएगा। देन नेक्स्ट है की फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स क्या क्या है। सो 3 ऑर्गन है गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देन सेपरेशन ऑफ पावर की, ये जो तीनों लेजिस्लेचर हैं इनके वर्क आपस में सेपरेट है, चेक्स एंड बैलेंसेस का रूल है। देन फेडरल सिस्टम, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल, जो अभी मैंने आपको बताया, पंचायती राज सिस्टम, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की हर एडल्ट जो 18 साल या उससे ज्यादा का है वो अपने वोट कास्ट कर सकता है। फंडामेंटल राइट्स, इक्वालिटी, फ्रीडम, प्रोटेक्शन एंड एजुकेशन एटसेट्रा। फंडामेंटल ड्यूटीज की, नेशनल जो सिंबल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करना, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, कल्चर को प्रिजर्व करना। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये गाइडलाइंस है फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। नेक्स्ट इज प्रीएम्बल के बारे में हमने पढ़ा था, जिसे हम प्रस्तावना भी बोलते हैं।
जो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का एक तरीके से सार है, ये गाइडिंग वैल्यूज है, ये इंट्रोडक्शन की तरह काम करता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ये डिक्लेयर करता है कि इंडिया क्या है, एक सोवरेन है जो कि अपने डिसीजन खुद ले सकता है, सोशलिस्ट है मतलब इनइक्वालिटी कम है, इनइक्वालिटी नहीं है, और रिसोर्सेज जो है वो सबके बीच में फेयरली डिस्ट्रीब्यूट है। सेक्युलर है इंडिया, यहाँ हर जो रिलीजन है उसके लिए इक्वल रिस्पेक्ट है। डेमोक्रेटिक है कि पीपल अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और रिपब्लिक है, हेड ऑफ स्टेट इलेक्टेड होते हैं ना कि हेरिडिटरी होते हैं, ऐसा नहीं एक ही फैमिली से वो चुन के आ रहे हैं। देन इंश्योर क्या करता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। दो वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐड हुआ है प्रीएम्बल में। ओके, नाउ एट लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। हमारा जो संविधान है, जो बुक है, वो लिविंग है। क्यों? क्योंकि जैसे लिविंग बींग्स में चेंजेस होते हैं, बच्चा जन्म होता है, फिर बड़ा होता है, फिर एज बढ़ती जाती थी, चेंजेस दिख रहे हैं ना, ऐसे ही हम कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज कर सकते हैं थ्रू अमेंडमेंट्स। उसमें कुछ भी चेंज करना हो तो हमें अमेंडमेंट करना होता है। जैसे एग्जाम्पल है 42nd अमेंडमेंट, जिसने सोशलिस्ट, सेक्युलर और फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए। 73rd अमेंडमेंट 1992 का, उसने PRS ऐड किया। देन 86th अमेंडमेंट 2002 का राइट टू एजुकेशन को ऐड किया। दिस फ्लेक्सिबिलिटी, ये जो चेंजेस हम कर सकते हैं, ये जो लचीलापन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सूटेबल बनाता है इसको कि समाज की, सोसाइटी की जो नीड है उसके हिसाब से चेंज होते रहने के लिए। ओके, तो ये हमने चैप्टर के नोट्स अच्छे से देख लिए। आई थिंक कि जिन भी बच्चों ने चैप्टर की वीडियोस अच्छे से देखी होंगी, रीड किया होगा, उनको ये फटाफट चैप्टर पूरा रिवाइज हो गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर या सरदार पटेल? तो इसका आंसर है BR अम्बेडकर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स कब आया था? कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आया था? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 2 अक्टूबर 1950। तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिजर्व्ड इन विच गैस? अ वुडन बॉक्स, हीलियम फिल्ड ग्लास केस, लाइब्रेरी सेल्फ या म्यूजियम वॉल्ट? सो हीलियम फिल्ड ग्लास केस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इंस्पायर्ड इंडियाज आइडिया ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल? DPS भी हमने कहां से लिया? USA से, आयरलैंड से, UK से या फ्रांस से? अभी मैंने आपको रिवाइज कराया आयरलैंड से। देन हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, BR अम्बेडकर या सरदार पटेल? सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देन द प्रीएम्बल डिस्क्राइब इंडिया एज सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक ओनली, रिलीजियस मोनार्की? नन ऑफ दिस। तो ये वाला ऑप्शन सही है। हमारा जो प्रीएम्बल है वो हमें बताता है कि हम सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द वर्ड सेक्युलर ये किस वाले अमेंडमेंट से ऐड हुआ है प्रीएम्बल में? 44th, 73rd, 42nd या 86? सो 42nd वाले से ऐड हुआ है। किस साल हुआ था ये 42nd अमेंडमेंट? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फंडामेंटल राइट्स जो है क्या है? गाइडलाइंस है, एनफोर्सेबल बाय लॉ, या कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को नहीं मान रहा है, नहीं फॉलो होने दे रहा है, तो क्या हम कोर्ट जा सकते हैं? ऑप्शनल फॉर सिटीजन या रिटन बाय स्टेट्स? तो ये होता है B, एनफोर्सेबल बाय लॉ, हम जा सकते हैं। विच ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट मेक लॉ? लॉ कौन सा ऑर्गन बनाता है? एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर या पंचायत? सो लेजिस्लेचर, L से आप याद रख लेना, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा C ऑप्शन, पंचायत। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which amendment introduced right to education? 42nd, 44th, 73rd या 86? किस amendment से right to education आया? 86। अब ये भी बताना है 86 जो amendment act है किस साल हुआ था? लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी केम फ्रॉम विच रिवोल्यूशन? रशियन, फ्रेंच, अमेरिकन या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस? कहाँ से आए थे ये तीनों टर्म? तो फ्रेंच रिवोल्यूशन से, ठीक है। देन हाउ मेनी पार्ट्स डज कॉन्स्टिट्यूशन हैव टुडे? आज कितने पार्ट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? 12, 20, 25 या 30? सो अभी जस्ट देखा 25 पार्ट्स है। देन नेक्स्ट इज, सुप्रीम कोर्ट क्या इंश्योर करता है? एजुकेशन फॉर ऑल, लॉज फॉलो बाय कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शंस आर कंडक्टेड, इकोनॉमिक ग्रोथ? सुप्रीम कोर्ट देखता है कि जो भी लॉ बन रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है या नहीं। देन द वर्ड वन फैमिली, द वर्ल्ड इज वन फैमिली रेफर्स टू राजधर्म, वसुदैव कुटुंबकम, सत्याग्रह या स्वराज्य? तो वसुदैव कुटुंबकम। देन विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन सिटीजन ड्यूटी? किस पार्ट में है? पार्ट 4, 3, 4A या सेकेंड? तो इसमें आप अंदाजा भी लगा सकते हैं A, क्योंकि अमेंडमेंट से पार्ट लाया गया है। तो A मैंने बताया था, जब भी हम कोई चेंजेस करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो वहां पर A लिखा होता है, यानी अमेंडमेंट के लिए दिखाया गया। अब हम कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देख लेंगे। सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब इफेक्ट में आया था? तो इसका आंसर है 26 जनवरी 1950। इसको किस चीज में प्रिजर्व करके रखा गया है पार्लियामेंट में? सो हीलियम गैस से फिल्ड एक ग्लास केस में। डॉक्टर डैश वॉज चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन? BR अम्बेडकर। चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
प्रियम्बल किससे शुरू होता है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक, people of India. Then next is the word socialist was added to the preamble by किस amendment से add हुआ था? 42nd amendment से. 3 organ कौन कौन से गवर्नमेंट के? legislature, executive, ठीक, तो यहाँ पर आंसर है. Then fundamental rights ये enforceable है कहाँ पर? कोर्ट में. Then constitution originally had dash parts. शुरू में कितने पार्ट थे कॉन्स्टिट्यूशन के? 22. डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर इंस्पायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड. देन नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाज इंस्पायर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड. ये शायद 2 बार आ गया क्वेश्चन. राइट टू एजुकेशन इज गिवन इन विच आर्टिकल? सो 21A में दिया हुआ है. पंचायती राज कब किस अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस हुआ? 73rd से. कौन से ईयर में हुआ था बताना है. देन कैलीग्राफर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज, कैलीग्राफर कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा. और इलस्ट्रेशन किसने बनाए थे? नंदलाल बोस और उनकी टीम ने. इंडिया हैज अ 3-tier सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जिसमें सेंट्रल, स्टेट और लोकल लेवल की गवर्नमेंट है. अब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. टोटल 15 क्वेश्चन है यहाँ पर. आप लोग पॉज करके और तब 15 क्वेश्चन का आंसर करेंगे, फिर बाद में चेक करेंगे. ओके, सो चलिए फर्स्ट का आंसर देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? सो इट इज अ रूल बुक, रिटन डॉक्यूमेंट दैट लेज डाउन रूल, प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ कंट्री. इट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, राइट, ड्यूटीज ऑफ सिटीजन एंड इंश्योर्स जस्टिस, इक्वालिटी एंड फेयरनेस इन द वर्किंग ऑफ स्टेट. सेकेंड है कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है? सो Constitution is needed to provide rules for governance, protect citizen right and disputes, and guide the government. It ensures accountability and fairness and helps maintain order in a diverse country like India. सभी लोग कैसे पीस, शांति के साथ ऑर्डर मेंटेन करके सोसाइटी में रह सके, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है. Who was the chairman of drafting committee? So Drafting Committee of Indian Constitution was chaired by Dr. B.R. Ambedkar. He played a major role in framing the legal structure and ensuring equality, justice and liberty were included as guiding principle. Chairman of Constituent Assembly कौन थे? तो Dr. Rajendra Prasad was the chairman. He later became first president of India. He led the assembly in adopting the constitution in 1949. Then what is meant by universal adult franchise? So इसका मतलब होता है that every citizen of India, regardless of caste, religion, gender or wealth, has the right to vote in election. This ensures equality and democracy. जो एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब जो 18 ईयर्स या उससे ज्यादा के इंडिया में किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी कास्ट के हो, आप वोट दे सकते हैं. तो ये राइट टू वोट इंश्योर करता है. देन नेक्स्ट इज What is preamble? So preamble क्या है? इसको प्रस्तावना बोलते हैं. इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, एक्सप्लेन करता है गाइडिंग वैल्यूज क्या है और प्रिंसिपल्स क्या है, जैसे कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोवर्निटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक. देन फंडामेंटल राइट्स क्या है? सो सिटीजन्स को ये बेसिक अधिकार दिए जाते हैं, कुछ जो गारंटी होते हैं एक तरीके से. अगर ये फॉलो नहीं हो रहे हैं या इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं तो ये कोर्ट भी हम जा सकते हैं इसके लिए, ठीक है. जैसे राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट टू एजुकेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन. देन फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? तो अधिकार के साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नागरिकों की है. सो दीज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एवरी सिटीजन मस्ट फॉलो, सच एज रिस्पेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, प्रिजर्विंग कल्चर एंड प्रोमोटिंग हार्मनी. देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है? सो दीज आर गाइडलाइंस. ये गाइडलाइंस है कि गवर्नमेंट को क्रिएट करनी चाहिए पॉलिसीज फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक, ठीक है. देखो फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं ना वो पॉलिटिकल होते हैं, पॉलिटिकल, ये आप याद रखना. और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वो सोशल और इकोनॉमिक होते हैं, ठीक है. सेप वर्ड याद करना, सेप. सेप से एस से होता है सोशल, ई से होता है इकोनॉमिक, पी से होता है पॉलिटिकल. तो फंडामेंटल राइट्स पॉलिटिकल हैं और एसईपी यानी सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर ये डीपीएसपी इंश्योर करते हैं. इसमें हेल्थ को इंप्रूव करना, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट, ये सब चीजें आती हैं. व्हाई इज कॉन्स्टिट्यूशन कॉल्ड लिविंग डॉक्यूमेंट? इसे लिविंग डॉक्यूमेंट क्यों कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन? क्योंकि मैंने बताया कि समय के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं. सो कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड लिविंग डॉक्यूमेंट बिकॉज इट कैन बी अमेंड मतलब चेंज एज पर द नीड्स ऑफ सोसाइटी. एग्जाम्पल इंक्लूड एडिंग फंडामेंटल ड्यूटीज एंड पंचायती राज लेटर. किस अमेंडमेंट से फंडामेंटल ड्यूटीज और पंचायती राज जो है ऐड हुआ है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में. ओके. देन नेक्स्ट इज व्हिच वैल्यू फ्रॉम फ्रांस इन्फ्लुएंस द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो फ्रांस जैसे ही केस आता है तो 3 लेटर्स आपको याद होने चाहिए. कौन कौन से? सो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी. फ्रांस से LEF, ये याद रखना, ठीक है. तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी ये इंडिया के प्रीएम्बल में इंक्लूड हुए, विच आर गाइडिंग प्रिंसिपल्स फॉर द नेशन. देन हाउ डज जुडिशरी प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन को जुडिशरी कैसे प्रोटेक्ट करती है? सो
जुडिशरी इंश्योर्स दैट ऑल लॉज फॉलो बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी लॉ बन रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार होने चाहिए। जुडिशरी इस चीज का ध्यान रखती है। ये मिसयूज तो नहीं हो रहा पावर का, फंडामेंटल राइट्स जो है सिटीजन के प्रोटेक्ट हो रहे हैं कि नहीं, या फिर गवर्नमेंट जो है वो गवर्नेंस में फेयरनेस मेंटेन कर रही है कि नहीं, ये सारी चीजें देखना जुडिशरी का काम होता है। देन Why was diversity in Constituent Assembly important? Constituent Assembly के जो members थे वो अलग अलग फील्ड से थे, अलग अलग प्रोफेशन से थे, तो ऐसा क्यों था, ये क्यों जरूरी था ये डाइवर्सिटी? सो यहाँ पर इसका आंसर है डाइवर्सिटी इसलिए इंपॉर्टेंट थी बिकॉज इंडिया हैज मैनी रिलीजन, लैंग्वेज एंड कम्युनिटीज। इंडिया में बहुत ज्यादा डाइवर्स रिलीजन है, लैंग्वेज है, कम्युनिटीज है। सो रिप्रेजेंटेटिव इन सभी फील्ड के अगर हो तो ये इंश्योर करता है फेयरनेस एंड इंक्लूसिवनेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन की सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, सभी लोग इसमें इंक्लूड हुए हैं, राइट। देन व्हाट इज meant by sovereign? Sovereign का मतलब क्या होता है कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, that India is free to take its own decision on internal and external matter without interference from any other country, किसी और कंट्री के इंटरफेरेंस के बिना। Then why is republic important in the constitution? रिपब्लिक क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे रिपब्लिक का अपोजिट होता है मोनार्की। मोनार्की मतलब एक ही घर का कोई व्यक्ति एक के बाद एक पोजीशन को होल्ड करता है। रिपब्लिक मतलब जो हेड है स्टेट का वो इलेक्शन के थ्रू आता है, हेरिडिटरी नहीं है। दिस इंश्योर्स दैट पावर रेस्ट विद द पीपल नॉट विद किंग और डायनेस्टी, कि पावर जो है वो लोगों के पास है, ये नहीं कि कोई राजा या उसकी जो आने वाली वंशज हैं उनके पास है। ठीक है, नाउ ये हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर 15 देख लिए। नाउ नेक्स्ट इज लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। 5 क्वेश्चन आंसर मैंने लॉन्ग लिए हैं। सो यहाँ पर आप पॉज करके पहले लिख लेंगे, देखेंगे आ रहा है कि नहीं, कहाँ पे अटक रहे हैं, फिर आप मैच करेंगे। ओके, सो ये हो सकता है आपको थोड़े लेंदी लगे, जितने मार्क्स का आता है उसके हिसाब से आप उतने पॉइंट्स लिख सकते हैं। सो हमें बताना है कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट है कंट्री के लिए, क्योंकि ये सुप्रीम लॉ होता है उस कंट्री का या उस लैंड का। ये रूल्स ले डाउन करता है कि गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी, ये सिटीजन के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, इंश्योर इक्वालिटी, ये प्रिवेंट करता है कि पावर का मिसयूज ना हो, और क्या गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी डिफाइन करता है। ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करता है, प्रोवाइडिंग अ कॉमन रूल बुक। इन अ डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया इट इंश्योर्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विदाउट इट देयर वुड बी कंफ्यूजन, अनफेयरनेस एंड लैक ऑफ जस्टिस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेकिंग प्रोसेस के बारे में बताना है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में फॉर्म हुई, 389 मेंबर्स थे, बाद में 299 हो गए। क्यों हुए ये 299, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत कम बच्चे कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जो भी बच्चे करते हैं मुझे उनके आंसर्स देख के बहुत खुशी होती है कि आप लोग इतना मन लगा के पढ़ रहे हैं। मेंबर्स रिप्रेजेंटेड फ्रॉम ऑल रिलीजन, क्लासेस एंड कम्युनिटीज। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चेयरमैन थे किसके, और डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। सो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन से डिपार्टमेंट या किस चीज के चेयरमैन थे वो आपको बताना है। 3 साल लगभग लगे कंप्लीट होने में। 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट हुआ और इफेक्ट में 26 जनवरी 1950 को आया, जो कि हम रिपब्लिक डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल से इंस्पायर्ड है, कल्चर से और वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशन से। ओके, देन नेक्स्ट है फ्रीडम स्ट्रगल से कैसे इन्फ्लुएंस है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सो स्ट्रगल ने हमें सिखाया वैल्यू ऑफ इक्वालिटी, जस्टिस एंड लिबर्टी। जो लीडर्स थे वो सिटीजन्स के राइट्स डिमांड कर रहे थे। आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी एंड यूनिटी वर डेवलप्ड ड्यूरिंग मूवमेंट। फ्रेटर्निटी मतलब होता है भाईचारा, सभी लोग अंग्रेजों से पीड़ित थे तो इसमें एकजुटता की भावना आई, यूनिटी की भावना आई। एक्सपीरियंस ऑफ इनजस्टिस अंडर ब्रिटिश रूल शेप स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमने अन्याय सहा ब्रिटिश रूल के अंदर, ये एक्सपीरियंस जो थे उससे हमने स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शंस अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाले। कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर करता है कि जो भी आइडियल्स हैं ये परमानेंट प्रिंसिपल हो गवर्नेंस के अंडर। देन नेक्स्ट इज what role did India's civilizational heritage play in shaping constitution? जैसे ancient value की टॉलरेंस है, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वर इंक्लूडेड, कि हमारे देश में इतनी विभिन्नता के बाद भी हम एकजुट होकर रहते हैं, तो ये एक फैक्ट हो गया। ट्रेडिशन से जैसे वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिना, ये या फिर ये सब चीजें क्या लाती है, यूनिटी और फ्रेटर्निटी। रिस्पेक्ट फॉर वीमेन, एजुकेशन वर हाईलाइटेड, ड्यूटी ऑफ सिटीजन, ये राज देखा गया है, इंस्पायर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज। देन ओवरऑल कल्चरल रूट स्ट्रेंथन द डेमोक्रेटिक स्पिरिट। देन लास्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन हाउ द वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इन्फ्लुएंस्ड इंडिया। सो इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो वर्ल्ड के किस किस कॉन्स्टिट्यूशन से इन्फ्लुएंस हो, जैसे फ्रांस से लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, आयरलैंड से हमने लिया डीपीएसपी, यूएसए से लिया इंडिपेंडेंट जुडिशरी एंड बिल ऑफ राइट्स, जो कि बिल ऑफ राइट्स है ना, यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स के फॉर्म में हमने लिया है। यूनाइटेड किंगडम से हमने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी एंड रूल ऑफ लॉ लिया है। ऑस्ट्रेलिया से हमने फेडरल सिस्टम एंड डिवीजन ऑफ पावर लिया है। तो इंडिया ने इन सभी यूजफुल फीचर्स को अडेप्ट किया है अपनी जरूरत के हिसाब से।
So with this students, we are done with chapter number 10 also. And not only chapter number 10, chapter 9, chapter 10 दोनों हो गए है ना. अब next video में हम chapter number 11 from barter to money and chapter number 12 understanding markets देख लेंगे. Okay, so I hope all of you are loving these videos. If you are doing so, please like and share it, and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.